हाँ, तो कल हमने डिस्कस किया था बर्नौलीज प्रिंसिपल में बर्नौलीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो हमने ये देखा अगर हमारे पास एक कंड्यूट है, ठीक है, तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है दो पॉइंट्स पे, एक यहाँ पे हमारा एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है फ्रॉम ए पर्टिकुलर रेफरेंस डेटम वो h1 है और जो दूसरे क्रॉस सेक्शन की है वो h2 है। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है, यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे वेलोसिटी v2 है, यहां पे प्रेशर p1 है और यहां पे प्रेशर p2 है। और चूंकि ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो हम मानते हैं कि आपका जो फ्लूइड होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है, तो इसीलिए डेंसिटी भी क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी जो डेंसिटी यहां पे वही डेंसिटी यहाँ। और कल हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी, दैट वाज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसके मुताबिक a1 v1 बराबर है a2 v2 के, बट a1 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दिस particular point and a2 is the area of cross section at this particular point, and v1 is the area of velocity at this point and v2 is the velocity at। तो ये चीज समझने के बाद आज हम डिराइव करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो आपके पास नेट एनर्जी वो कंजर्व रहती है, इसीलिए हम उसको डिराइव भी करेंगे उसी लॉजिक से, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और द वर्क एनर्जी थ्योरम। जितना हम वर्क करेंगे उतनी उसमें चेंज इन एनर्जी होगी। और बर्नौलीज प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये कुछ ऐसे है, P1 by rho g प्लस V1 स्क्वायर by 2g प्लस H1 इज इक्वल टू P2 by rho g प्लस V2 स्क्वायर by 2g प्लस H2। ये हमें मोहतरम मकाम प्रूव करना है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम ये मानेंगे जो यहां पे फ्लूइड है, इसको जब हमें एक फ्लूइड एलिमेंट को जिसका मास हम डेल्टा m मानेंगे, उसको हमारे अगर यहां तक ले जाना है, कहां ले जाना है, यहां तक, तो उस पर हम वर्क कुछ करेंगे क्योंकि तभी उसकी एनर्जी चेंज होगी। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, the change in kinetic and potential energy of a system is equal to work done। क्योंकि जितना आप वर्क किसी बॉडी पे करेंगे उतना ही उसमें एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है that net energy of an isolated system remains constant। It means if the energy of a system is changing, it's because of the external work that has been done on it। तो यहां पे चूंकि हम जिस एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए एक तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे चेंज कितनी हुई और पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। सो हम बोलेंगे डेल्टा W दैट्स वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि डेल्टा W तो असल में होता है FDX के बराबर, ठीक है ना, या F डेल्टा X के बराबर, लेकिन हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, P इंटू वेयर P इज द इफेक्टिव प्रेशर, P इज द इफेक्टिव प्रेशर एंड डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V इज द चेंज इन। सो जो यहां पे P है बेटा मेरा वो बराबर होगा, अब देखिए अगर पानी को ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली प्रेशर कहां से ज्यादा होना चाहिए, नीचे से, तभी तो ऊपर जाएगा ना। इसका मतलब जो P है वो बराबर बेटा मेरा होगा P1 माइनस P2, किसके बराबर होगा, P1 माइनस। और जो डेल्टा V है, आपको पता है कि जो मास हम ले जा रहे हैं इसी डेल्टा T टाइम में यहां से लेके यहां तक, जिसकी हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, तो डेल्टा एंड मास किसके बराबर होता है, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी, रो इंटू। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय रो, डेल्टा एम बाय। अब बेटा मेरा इसको आप नाम रखिए A, इसको बेटा मेरा आप नाम रखिए B और इसको आप नाम रखिए 1, इसको आप नाम क्या रखिए। तो हम ऐसा लिखेंगे बेटा मेरा, सबस्टिट्यूटिंग
A and B in first, यानी substitute the value of A and B in first we get। ठीक है, मैंने आपको कल भी बोला था कोई भी चीज डिराइव करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वर्क डन है वही चेंज इन एनर्जी के बराबर है। अब वर्क डन किसके बराबर है उसको देखना है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है उसको देखना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर। पहले डेल्टा डब्ल्यू को निकालेंगे अलग से, फिर डेल्टा के को निकालेंगे अलग से, डेल्टा पी को निकालेंगे अलग से। ठीक है ना, उन सब को डालेंगे इस हमारे मेन इक्वेशन में, इसको मैं आई रखूंगा नाम। ठीक है ना, और उससे हमारा रिजल्ट निकलेगा जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, दैट इज P1 by rho g plus V1 square by 2g plus H1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus H2। अब बीच में जो छोटी निटिग्रिटीज आएंगी वो आपको वो कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपने इससे पहले पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल डेल्टा भी आपको पता होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको ये पता होना चाहिए, उसको P इंटू डेल्टा वी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी बराबर मास पर वॉल्यूम की होती है। सो वो छोटी छोटी चीजें आपने जो पहले पढ़ी होती है वो आप फिर इसमें इस्तेमाल करते हैं। जब ये चीजें आपको पता है और आपको पता हो कि ऐसे करना है, फिर आपको इसको गोटा रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूटिंग A and B in one we get, तो हमारा क्या जाएगा बच्चा मेरा डेल्टा W P के बदले क्या लिखूंगा मैं P1 माइनस P2, और डेल्टा V के बदले क्या बेटा आएगा डेल्टा M बाई रो, डेल्टा M बाई। हो गया बेटा यहां तक ये खेल, आ गया हमारा डेल्टा W। ठीक है ना, अब हम खेलेंगे बाकी डेल्टा के, इसका नाम सी हमने रखा। अब इसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी हाफ ऑफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यही तो है ना, हाफ ऑफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस, इसको नाम रखेंगे C तो आ गया, इसका नाम रखिए D। ठीक है, और डेल्टा P डेल्टा पोटेंशियल जी वो बराबर होगा डेल्टा M G इंटू हाइट चेंज। व्हाट इज द हाइट चेंज H2 माइनस H1। याद रखना हमेशा चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जब भी आपको किसी चीज का चेंज देखना है, एनर्जी का देखना है, एंट्रोपी कुछ भी हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस। इसीलिए कभी कोई चीज पॉजिटिव होती है, कोई चीज नेगेटिव होती है। इसलिए कभी कभी आप कुछ फॉर्मूलाज में देखते, जैसे बल्क मॉडल्स में आपने देखा था फॉर्मूला में माइनस डेल्टा वी लिखा था। क्यों? क्योंकि वहां पे वो चेंज क्या थी, नेगेटिव थी ना, लेकिन फिर आपका एक्सप्रेशन में पॉजिटिव आंसर निकालने के लिए आप इसको ही लिखते। इसी तरह डिफरेंशिएशन में भी आप पढ़ेंगे, वहां पे आप कहीं पे जहां पे डिक्रीज कोई रेट होती है वहां पे माइनस dx by dt, या कंसंट्रेशन जहां पे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही होती है टाइम, उसको माइनस dA by dt लिखेंगे, जो आप केमिकल काइनेटिक्स 12th में पढ़ेंगे। सो उसूल ये याद रखिएगा कि चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल है। अगर वो चेंज नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है वो चीज डिक्रीज हो रही है। बात है समझ। 12 जिम्नन हमने बात कर दी इसमें, इसको हम नाम बेटा मेरा रखेंगे E। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा जो मसला है वो ये होगा, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। देखिए मैंने डायग्राम यहां पे डायग्राम के साथ लिखा, आप यहां पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप अलग लिखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग क्या क्या है, C D एंड E, C D एंड E। किस में डालेंगे इसका वैल्यू, इन आई इन, ठीक है ना। तो क्या आएगा डेल्टा W के बदले P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा M बाई रो इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा M G इंटू H2 माइनस, ठीक है ना। अब डेल्टा M यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा P1 माइनस P2 होल डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GH2 माइनस GH1। ठीक है बेटा। अब चूंकि मैं इसको सब सारे टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ हेड लिखना चाहता हूं, यानी सबका डायमेंशन वही होना चाहिए जो हेड का होता है, हाइट का होता है, लेंथ का होता है, इसीलिए उसके लिए डिवाइड करना पड़ता है बोथ साइड्स को G से, स्मॉल g से। ठीक है ना, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्मॉल g, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, so it will be P1 minus P2 by rho g is equal to V2 square by
2g माइनस v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस इसको जब g करेंगे डिवाइड तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अब 1 1 वाली चीजें एक साइड से और 2 2 वाली चीजें, तो ये है ना p1 बाई रो जी, और ये आएगा v1 स्क्वायर बाई 2g, और ये आएगा h1 इज इक्वल टू p2 बाई रो जी प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस h2 प्लस that's what we were supposed to prove. That's Bernoulli's principles derivation. That is the sum of pressure head, velocity head and gravity head it remains constant. In next lecture we will discuss the application of Bernoulli's principle.